बहुत सारी महिलाओं को काम नहीं मिल रहा है। बहुत सारे जो नौजवान हैं और ख़ासकर जो शिक्षित नौजवान हैं उनके पास काम की कमी है। हम देख रहे हैं तरह तरह के इम्तहान हैं, उनमें लाखों लोग उसमें अप्लाई करते हैं काम के लिए। 30,000 40,000 नौकरियों के लिए बहुत सारे काम के लिए लोग आते हैं, इम्तहान लेते हैं। तो ये समस्या जो है, इसमें 4 तरह की समस्या है बेरोज़गारी की। एक तो वो हैं जो काम ढूंढ ही नहीं रहे हैं, उनकी समस्या बहुत ज़्यादा है। दूसरे वो हैं जो काम ढूंढ रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है, जिसको अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। तीसरा वो है जो कृषि में हैं, जो खेत पे जाते हैं लेकिन उत्पादन में उनका कोई काम नहीं होता है, इसलिए वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं। और चौथे वो हैं जो अंडर एम्प्लॉयड हैं, जिनको 40 घंटे का काम नहीं मिलता है। अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का अगर आप देखें तो वहाँ पे बहुत सारे हैं जिसको सिर्फ 24 घंटे का काम मिलता है। और हमारी जो रोज़गार की जो परिभाषा है उसमें ये मान लिया जाता है कि अगर हफ्ते में 1 घंटे का काम मिल गया तो आपके पास रोज़गार है, पर ये साफ बात है कि उनका रोज़गार पर्याप्त नहीं है। तो 4 तरह की बेरोज़गारी है। और ये कहाँ पे है? ये है हमारे कृषि के क्षेत्र में और ये हमारे असंगठित क्षेत्र में है। असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं, कृषि में 46% लोग काम करते हैं। और वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, क्योंकि वहाँ पे भी मैकेनाइजेशन बहुत हो रहा है। हम देखते हैं कि आज ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर कंबाइन है, थ्रेशर है, आलू खोदने की मशीन है, तो इसलिए वहाँ पे भी काम पैदा नहीं हो रहा। और फिर दूसरा माइक्रो सेक्टर है। माइक्रो सेक्टर में 6 करोड़ यूनिट्स हैं। वहाँ पे जो एवरेज में जो रोज़गार है वो 1.7 का है। वहाँ पे जब बहुत कम काम हो रहा है, क्योंकि जो उसमें गिरावट हो गई है, खासकर नोटबंदी के बाद, फिर जीएसटी के बाद, फिर उसके अगले साल एनबीएफसी क्राइसिस आया और चौथा फिर ये पैंडेमिक का क्राइसिस आया जब लॉकडाउन हुआ। तो हमारी अर्थव्यवस्था तब से रिकवर नहीं कर पाई है। तो ये जो समस्या है इसको सुलझाना है तो उसके लिए सरकार को कई चीज़ें करनी पड़ेंगी। कृषि में बेहतर आमदनी होगी तो वहाँ पे ज़्यादा रोज़गार पैदा होगा। अगर माइक्रो सेक्टर है वो बेहतरी पे होगा, वहाँ पे बढ़त होगी तो वहाँ पे जो रोज़गार बहुत पैदा होगा। क्योंकि जो एमएसएमई का जो रोज़गार है वो 97.5% माइक्रो सेक्टर में है और उसमें 11 करोड़ के करीब जो रोज़गार है। अगर वहाँ पे 1 से रोज़गार बढ़ जाए तो जब 11 करोड़ जो काम और पैदा हो जाएगा। और यहाँ पे हमें ये 2 चीज़ों में फ़र्क करना पड़ेगा। एक जॉब तो एक तरह से फॉर्मल होता है, और एक वर्क, काम पैदा। अभी जो बहुत सारा काम है वो लोग खुद पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो एक व्यक्ति कोई कहीं जो रिक्शा चला रहा है या वो कोई खोमचा लगा रहा है या कोई सब्ज़ी बेच रहा है, तो वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है, उसमें आमदनी भी कम होती है। तो सरकार को अगर जो बेहतरी करनी है, ज़्यादा रोज़गार करना है, तो माइक्रो सेक्टर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो बजट है उसमें जो 11.1 लाख करोड़ का प्रावधान किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर का, उसमें जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनको और बढ़ाना पड़ेगा, और जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उन पे जो प्रायोरिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। आजकल जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, जैसे बड़े बड़े रेलवे फ्रेट कॉरिडोर हैं, हाईवेज़ हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा रोज़गार पैदा नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा मैकेनाइज हो गए हैं। पहले एक सड़क बनती थी उसमें सैकड़ों लोग काम करते थे। आज जहाँ सड़क बनती है वहाँ पे 10 लोग काम करते हैं, बड़े बड़े जो बुलडोज़र्स, ट्रैक्टर्स और ये जो मशीनें होती हैं इनके ज़रिए से। तो हमें अगर जो रोज़गार पैदा करना है तो उसके लिए हमें रूरल डेवलपमेंट है, और जो हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य है, वहाँ पे बहुत रोज़गार पैदा हो सकता है, और उससे जो हमारे वर्कर हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। विकसित से विकसित देश, सबसे दुनिया का विकसित देश अमेरिका है, वहाँ पर भी आज भी बेरोज़गारी के आंकड़े सुनने को मिलते हैं। पर एक अच्छी बात वहाँ पर यह है, वहाँ की बेरोज़गारी में और यहाँ की बेरोज़गारी में फ़र्क ये है कि वहाँ बेरोज़गारी के आंकड़े आपको रियल टाइम में मिलते हैं। मतलब मैं ऑलमोस्ट किसी भी समय अगर देखना चाहूँ कि आज अमेरिका में कितने लोग बेरोज़गार हैं, मैं उसको देख सकता हूँ। पर भारत में सबसे पहले इस समस्या को हिट करने के लिए पहले हमें समस्या का आकलन करना ज़रूरी है। यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट कुछ और कहती है, कुछ निजी एजेंसीज़ हैं, सीएमआई है, ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर आता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अपना अलग अलग अनुमान देती हैं और इस अनुमान को अक्सर कॉन्टेस्ट किया जाता है। आज अगर सरकार कहती है कि बेरोज़गारी की दर 3.2% रह गई है, तो शायद उसमें कुछ विपक्ष की द्वारा चलाई गई एजेंसी या कोई और एजेंसी कह सकती है कि साहब नहीं, ये तो आज भी 7-8% है। तो मुझे लग रहा है बेरोज़गारी की समस्या को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला कदम होगा कि उसका आकलन सही होना चाहिए। दूसरा,
एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, एजुकेशन सिस्टम, हम लिटरेसी रेट की आज से कुछ साल पहले बात करते थे, आज हम लिटरेसी रेट की शायद हम उतनी बात नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा मान के चलते हैं कि ज़्यादातर गांव में भी अब बच्चे स्कूल जाते हैं। पर एजुकेशन सिस्टम में एक जो प्रिंसिपल प्रॉब्लम ये है कि हमारी एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड नहीं है। मैं ये क्षमा मांग के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटी से बोलना चाहूँगा कि डिग्री को छापने की फैक्ट्रीज़ हैं। मैं किसी को ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। आप 15-18 साल पढ़ाई करने के बाद एक बच्चे से पूछा जाता है कि अब आगे क्या करोगे। अमेरिका में आप जाएं या किसी अन्य विकसित देश में जाएं, जहाँ ग्रेजुएशन के बाद आपको सीधा जॉब मिलती है। यहाँ पर बीए एमए करने के बाद भी, बीए बीकॉम करने के बाद बच्चे से अमूमन ये पूछा जाता है कि आप आगे क्या करोगे। इसका मतलब उम्मीद की जाती है कि अभी वो 15-18 साल पढ़ाई करने के बाद आगे और भी कुछ पढ़ाई करे, तब कहीं उसको जाके नौकरी मिलेगी। अगर हम चाइना का ऑल्टरनेट बनना चाहते हैं, हम चाइना +1 की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, हम चाइना की बजाय भारत में निवेश लाना चाहते हैं, तो हमें स्किल डेवलपमेंट पे बहुत मेहनत करनी होगी। क्योंकि जिस प्रकार का युवा ट्रेनिंग चाहता है और जिस प्रकार की ट्रेनिंग एम्प्लॉयर्स चाहते हैं, मुझे लग रहा है वो ट्रेनिंग जब तक नहीं होगी तब तक के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में दिक्कत होगी, युवाओं को दिक्कत आएगी। तीसरा, मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस थोड़ा सा और बढ़ाना होगा। सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट कोई सेक्टर जनरेट कर सकता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग है। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान चलाया हुआ है। मेक इन इंडिया के अंतर्गत बहुत सारा काम भी हुआ है। एक शेर हम देखते हैं बड़ा सा, जिसमें मशीनी जिसके पुर्जे हैं, वो उसका एम्ब्लेम भी बना हुआ है। पर मुझे लग रहा है इस शेर को और तेज़ भागने की ज़रूरत है। क्योंकि आज अगर आप स्टार्टअप्स इकोसिस्टम की बात करें तो स्टार्टअप्स में ज़्यादातर स्टार्टअप्स आपको टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़े मिलेंगे, या वो एग्रीगेटर्स मिलेंगे, या वो कोई सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े मिलेंगे। वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्टअप नहीं जाना चाहते। और मैंने जब बहुत सारे स्टार्टअप से बात करी इस मामले में, उनका सबका एक कहना था कि जो वैल्यूएशन हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में मिल जाती है, वो वैल्यूएशन हमें मैन्युफैक्चरिंग में नहीं मिलती। तो मुझे लग रहा है भारत सरकार को ऐसे इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे जो कि उन स्टार्टअप से मैच करें जो कि कुछ ही समय में 100, 200, 500, 1000 करोड़ की वैल्यूएशन एकदम पा लेते हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग वाला स्ट्रगल करता रहता है। अगर हम भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा 144 करोड़ लोगों का ये देश है, और आज भी हमारा आयात बहुत सारी चीज़ों में बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हमारी इंडस्ट्रीज़ का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है, ये बहुत कुछ बताता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। नहीं तो इतने बड़े देश में जहाँ पे हम मैन पावर की बात करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, उस समय जब हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कंपनियाँ बंद पड़ी हैं या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, और जो कंज्यूमर्स हैं वो इम्पोर्टेड चाइनीज़ माल खा रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो बाज़ार को चाहिए वो हम नहीं बना रहे, और जो हमारे कंज्यूमर चाहते हैं वो आयात हो रहा है। जब हम अपने बाज़ार को ही नहीं समझ पाए, उसकी ज़रूरतों को ही नहीं समझ पाए, तो हमारी इंडस्ट्रीज़ की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होगी। और जब हम अपने देश को नहीं खिला पा रहे, तो हम दुनिया के लिए हम कहते हैं हम वर्ल्ड मार्केट में एंटर करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, कैसे पॉसिबल है?